हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में। तो बहुत सारे लोग दोस्त कह रहे थे कि सर आईएएस की तैयारी कैसे करें ये बताइए। सब तो बता देते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन उसके अलावा क्या करना है कोई नहीं बताता। तो आज देखो हम एक एक करके यही पढ़ेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या पढ़ना है। हमें 1 बाय 1 करके सारा डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं और कहूँगा कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि लास्ट में मैं काम की चीज़ें बताऊँगा जो आपको करना है, ठीक है। अभी जो आप पैटर्न फॉलो करते हो मुझे पता होगा आप क्या करते होगे और कहाँ गलती होती होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे लास्ट टॉपिक रखा है रिवीजन। अब रिवीजन के लिए आप नोट्स कैसे बनाओगे ये आपको जानना है, या अगर आपको नोट्स कैसे बनाना है इसके लिए आपको बुक्स पता होनी चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो ठीक है, अगर एनसीईआरटी पढ़ ली तो उसके बाद एक एक बाई 1 बाय 1 कैसे आपको स्टेप फॉलो करना है मैं आपको सब सारे एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने 12th पास किया होगा, ठीक है। आपने अगर 12th पास किया है तो उसके आपके लिए तैयारी अलग होगी, ठीक है। और देखो जिन्होंने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है और थर्ड ईयर में तो जो लोग बीटेक करते होंगे, चलो मैं 4th ईयर भी ले रहा हूँ, क्योंकि जो लोग बीटेक करेंगे वो 4th ईयर में होगा। तो 3rd ईयर और 4th ईयर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप तो ग्रेजुएशन आप पास आउट हो चुके हो, आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आप वर्किंग पर्सन हो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आपने 1 या 2 साल की तैयारी कर चुके हो उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th से। या तो आप 11th 12th में हो, ठीक है, या तो जस्ट आपने पास आउट किया है, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज़ कहूँगा कि अपना जो फर्स्ट ईयर है ना, आप अपना फर्स्ट ईयर में क्या करो, आप अपने ग्रेजुएशन में सबसे पहले ध्यान दो। आपको सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर अगर आप अच्छा करोगे तो बाद में क्या होगा, जैसे लास्ट ईयर में आओगे, मतलब 3rd ईयर में अगर आप सपोज बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, जब आप 3rd ईयर में आओगे तो अगर आपके थोड़ी से परसेंटेज ठीक ठाक रहेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, और चालू कहाँ से करना वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इस लेवल को आप समझ लेते हैं क्या मतलब है इसका, ठीक है। ग्रेजुएशन में हो तो आपको पहला अपना मतलब जस्ट पास आउट हुए हो तो आपको अपने ग्रेजुएशन में आओगे, तो ग्रेजुएशन में आपको सबसे पहले अपना ग्रेजुएशन करना है, ठीक है। ग्रेजुएशन में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और ज़्यादा नहीं 1 या 2 घंटे निकालना है एनसीईआरटी के लिए। 1 या 2 घंटे निकालने हैं एनसीईआरटी के लिए, मतलब आपको पूरे अपने ग्रेजुएशन में, आप यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको अपने पूरे ग्रेजुएशन में बस 2 घंटे लगाने हैं, ठीक है। 2 आवर्स की पढ़ाई करोगे आप अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में। आप इससे ज़्यादा नहीं करोगे, मैक्सिमम यही कर पाओ, मतलब इतना भी आप कर लो तो बड़ी बात है, बट मैं मैक्सिमम ये लिख रहा हूँ कि आपको 2 घंटे की तैयारी करनी है। बात करते हैं 12th, आप अगर 11th 12th में हो तब भी आपको ये फॉलो करना है, 2 आवर्स। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं दिन में मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ूंगा यूपीएससी के लिए, ठीक है। यूपीएससी के लिए आप क्या करोगे, यूपीएससी आईएएस, ठीक है, यूपीएससी के लिए क्या करोगे आप, बस 2 घंटे पढ़ाई करोगे, ठीक है। ये होगी आपकी 12th में और ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की, ये होगी स्ट्रेटजी, ठीक है। और चालू कहाँ से करोगे आप, एनसीईआरटी से चालू करोगे, ये चीज़ याद रखना। आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। आप देखते हैं आगे, अगर आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में आ गए और 3rd ईयर में आ गए तो आपको क्या करना है। देखो ग्रेजुएशन अगर 3rd ईयर में आप रहोगे ना तो आप काम बहुत कम होता है, काम बहुत कम इन द सेंस प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, बट आपको लोड नहीं होता बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है। फर्स्ट ईयर थोड़ा फ्री होता है, बट फर्स्ट ईयर में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे तो बेटर है, क्योंकि आप ये प्रोसेस बहुत लंबा है। आप सोचो जस्ट आपने 12th किया, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर, 3 साल तक लगातार एक ही चीज़ को पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको यहाँ पे बस 2 घंटे देने हैं डेली, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है अभी, ठीक है। अब आगे जब आप आ गए सेकेंड ईयर में, तो देखो सेकेंड ईयर में क्या करोगे आप कोशिश करोगे कि मैं 2 घंटे इसमें टाइम दूँ, 2 घंटे टाइम दो बस पढ़ने के लिए, प्लस 1 घंटे आप रिवीजन के लिए दे पाओ। जो लोग ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है उनके लिए बता रहा हूँ। आप अगर आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हो तो आपको क्या करना है, 2 घंटे पढ़ने के लिए देना, 1 घंटे रिवीजन के लिए देना, ठीक है। अब देखो आप होगा क्या कि आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के आप क्लास से 6 तक की एनसीईआरटी पूरी पढ़ जाओगे, आप पूरी की पूरी पढ़ लोगे, मुझे पता है। जब आप ग्रेजुएशन 3rd ईयर में आओगे तो आपको बस रिवीजन, मैं आपके आर लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब रिवीजन हो गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे स्टडी करना है, तो आप याद रखिए ये स्टडी करना है, स्टडी करना है, स्टडी करना है। यहाँ रिवीजन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने एक बार पढ़ लिया आपको समझ में आ गया, फिर पढ़ लिया समझ में आ गया। जब आप सेकेंड ईयर में मतलब सेकेंड ईयर में आ जाओगे आप, तो आपको क्या करना है, आपको 2 आवर की स्टडी तो करनी है, प्लस आपको 1 घंटे का रिवीजन करना है। जब आप 3rd ईयर में आ जाओगे तो बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बस एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, अभी एनसीईआरटी चल रही है यहाँ पे, मैं एनसीईआरटी ऊपर लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये बात एनसीईआरटी चल रही है, आपको आशा करता हूँ दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी की बात चल रही है, क्लास 12th में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, जस्ट ग्रेजुएशन में हो या इसमें हो, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। 2 घंटे आपको पढ़ना है, बस एनसीईआरटी पढ़ना है।
एनसीईआरटी आपको 2 साल में पूरा कंप्लीट करना है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको 1 साल में कंप्लीट करना है, आप धीरे धीरे पढ़िए आराम से। सेकेंड ईयर में आपने जब एक बार आपका ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में अगर आपका एनसीईआरटी एक बार पूरा हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, एक घंटे आप रिवीजन के लिए दोगे। मतलब एनसीईआरटी रिवीजन करना है, बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, और ये आपको रूटीन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आपको पूरी एनसीईआरटी रिवीजन करना है, पूरी एनसीईआरटी रिवीजन करना है। और कितनी बार रिवीजन करना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स, एटलीस्ट आपको 3 टाइम्स रिवीजन करना है अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में। अब मैं बस रिवीजन की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन में जब आप आ जाओगे तो आपके लिए क्या होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। अगर आप बीएससी वगैरह करोगे तो सबमिशन करना पड़ता है किसी प्रोजेक्ट पे, बीटेक कर रहे हो तो बीटेक फाइनल या प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। तो ये थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए मैं बस कहूँगा आपको रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, जैसे ही आप ग्रेजुएशन पास आउट होते हो, ग्रेजुएशन के बाद या तो आपके हायर स्टडीज़ के लिए जाना तो जाओ, अगर आईएएस के लिए जाना है तो जैसे ही आप पास आउट होते हो, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आपने अगर 3 टाइम्स एनसीईआरटी पढ़ ली है, उसके बाद आपको बुक परचेज करना है। अगर सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको बुक्स परचेज करने हैं, ठीक है। बुक्स की बहुत बार मैंने पीडीएफ भी दे रखी है आप लोग को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसका पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, तो आप यहाँ से बुक्स की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उसमें मैंने इमेज प्लस बुक का नाम दोनों लिख रखा है, ठीक है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, बुक परचेज करना है। बुक्स मैंने यहाँ लिख रखा है और मैगजीन लिख रखा है। तो ये कैसे पढ़ना है अभी मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। यहाँ से हम चालू करेंगे क्या, बुक्स पढ़ना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और है, ये तो हो गया जो 12th पास ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ये प्रोसेस से चालू किया था उन्होंने, ठीक है। उनके लिए मैं अभी बता रहा हूँ। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ तक आपने कर लिया, यहाँ से आप बुक पढ़ना चालू कर दोगे। ये हो गया आपका काम। जिन्होंने 12th पास किया था, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, उनके लिए हो गया ये। अब बात करते हैं अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको सेकेंड ईयर में सेम यही फॉलो करना है। ये सेम प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है कि आपको बस 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे रिवीजन देना है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में रिवीजन देना है। अगर आप ग्रेजुएशन थर्ड ईयर से चालू कर रहे हो, ठीक है, देखो मैंने बता दिया आपको, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना होइएगा। अगर आप 12th में हो या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, तो मैंने आपके लिए पूरा प्रोसेस बता दिया कि पहले 2 घंटे आपको पढ़ाई करने हैं अपने 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद। सेकेंड ईयर वालों के लिए मैंने क्या बताया कि सपोज करो आप सेकेंड ईयर में हो, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो, तो आपको 2 घंटे पढ़ना है प्लस 1 घंटे रिवीजन देना है। तो ये याद रखिएगा, 2 घंटे आपको स्टडी करनी है, 1 घंटे क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब जो लोग थर्ड ईयर में आ गए हैं, उन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन अब चाहते हैं कि मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को पढ़ाई करनी है जोरदार तरीके से, कुछ नहीं करना, आपने परेशान नहीं होना। जो ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं एक साथ ही कंबाइंड, ठीक है। आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, आपने कुछ नहीं करना, आपको सेम रूटीन यही फॉलो करनी है, यही वाला रूटीन यहाँ भी फॉलो करना है। 2 घंटे की पढ़ाई, 1 घंटे का रिवीजन, ठीक है। 2 घंटे की पढ़ाई, 1 घंटे का रिवीजन आपको यहाँ करना है। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की तो उसका आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क तो करना पड़ेगा। अब आप 3 घंटे आराम से निकाल सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल आराम से आप 3 घंटे निकाल सकते हो। अगर मैं जोड़ूंगा तो शायद आपको टाइम ज़्यादा बच जाएगा, बट वो दिखाना नहीं चाह रहा। अब आप 3 घंटे सोच लो आपके लिए कौन सा सुटेबल टाइम रहेगा, आप 3 घंटे आराम से डेली निकाल सकते हो, मुझे पता है। हाँ, एक चीज़ और है, संडे को नहीं पढ़ते तो चलेगा, एक दिन आप नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। ये बात होगी पूरे ग्रेजुएशन तक के लोगों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग पर्सन के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या है। अब देखो, जो ऑफिस का काम कर रहे हैं वो 6 से 9 बजे तक तो मैं मानता हूँ पूरा बिजी है। अगर थोड़ी दूर जॉब है तो 1 घंटा ट्रेवल में मान लेता हूँ, 1 घंटा इधर ट्रेवल मान लेता हूँ। तो मॉर्निंग में देखो उनके पास टाइम कम मिलेगा, शाम को वो 7 बजे तक आएंगे, मैं मान लेता हूँ शाम के 7 बजे तक खाली होंगे। अब आप देखो, शाम के 7 बजे अगर आप खाली हो रहे हो तो आपको फैमिली को टाइम देना है, लोगों को टाइम देना है, अगर आप मैरिड है तो। अदरवाइज अगर नहीं मैरिड है तब भी आपके साथ आज शाम को 2 घंटे टाइम मिल रहा है। बट मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, ये शाम का जो टाइम मिल रहा है ना, आप अपने फैमिली के साथ टाइम देना, फैमिली के साथ टाइम दीजिए। अगर आप मतलब अनमैरिड है तो आप क्या करिए, 9 बजे तक सो जाइए। अगर आप अनमैरिड है तो 9 बजे तक सो जाइए, ठीक है। अगर मैरिड है तब भी मैं कोशिश कहूँगा कि आप लोग मतलब अपना ऐसा रूटीन बनाएं कि आप 9 बजे तक सो जाए। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, जब आप 9 बजे तक सोएंगे तो आप सुबह 3-4 बजे उठ सकते हैं, सुबह 3-4 बजे उठ सकते हैं। अगर 4 बजे भी आप उठ जा रहे हैं तो अगर आप 4 से लेकर 6 घंटे, 2 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो शुरू में बात कर रहा हूँ, शुरू में आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, आपका सैटरडे संडे अगर ऑफ होता है तो आपको पूरा दिन मिलेगा। पूरा दिन में फैमिली को टाइम देने के बाद भी आपको क्या होगा, फैमिली को टाइम देने के बाद भी आपके पास एटलीस्ट 6 से 8 घंटे डेली मिल जाएंगे। मतलब सैटरडे संडे की बात कर रहा हूँ मैं, 6 से 8 घंटे आपको सैटरडे संडे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सैटरडे संडे 6 से 8 घंटे पढ़ना है, बाकी डेली कितना पढ़ना है, 2 घंटे। ये प्रोसेस आपको कम से कम 200 दिन करना पड़ेगा, 200 दिन बोलना मैं कम से कम। वैसे अगर 365 कर लोगे तो कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो आप, ये गारंटी मैं देता हूँ, इतना पढ़ लोगे तो। आप उसके लिए बस दो ही चीज़ें हैं, एक तो आपके नोट्स अच्छे होने चाहिए, एक टाइम पे आपका क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, और उसके अलावा
आपको टाइम टाइम पे एक टेस्ट मॉक वगैरह ऑनलाइन भी दे सकते हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऑफलाइन दो। ये हो गया वर्किंग पर्सन के लिए। अब बात करते हैं जिन्होंने 1 या 2 साल की तैयारी कर चुके हैं, वो क्या करेंगे। आपने कहीं कोचिंग ले रखी है, आपने कहीं कोचिंग से तैयारी कर रखी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हो, चाहे PCS की कर रहे हो, ठीक है, SSC की भी तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए सेम स्टडी हो सकती है अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन मतलब जिन्होंने 1 से 2 साल तैयारी कर ली, उनको ये पता है कि मुझे कौन सा मटेरियल पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारा इनको पता होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट पता होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए, इससे मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखो जो 1-2 साल पास आउट हो चुके हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ क्या करना चाहिए उनको। जब आप पास आउट हो चुके हो तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने नोट्स बनाएं। आपको इस प्रोसेस पे आना है, डायरेक्ट यहाँ पे आना है। आपको नोट्स बनाने के लिए आना है, क्योंकि आप बुक्स भी पढ़ चुके होंगे, NCERT भी पढ़ चुके होंगे, तो आपको नोट्स पे आना है। अगर आप तैयारी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू तो करेंगे नहीं क्योंकि आपने 1-2 साल क्या किया, तैयारी की है। शुरू तो ये पर्सन कर सकता है, देखो वर्किंग पर्सन शुरू कर सकता है, ग्रेजुएशन पास आउट शुरू करेगा, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 12th, ये सारे लोग बिगिनर्स हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग को कहाँ से चालू करना है, NCERT से चालू करना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, आपको सीधे क्या बनना है, नोट्स बनाना है। और नोट्स आपके कैसे होने चाहिए कि जब लास्ट टाइम आप पढ़ने बैठो, सपोज करो कल एग्जाम है, ठीक है, आज आपको रिवीजन करना है, तो आपके पास कम से कम 10 से 15 पेज की क्या होनी चाहिए, हिस्ट्री के नोट्स होने चाहिए, 10 से 15 पेज मैक्सिमम। 10 से 12 पेज की कितनी क्या होनी चाहिए, ज्योग्राफी होनी चाहिए 10 से 12 पेज की, ऐसे आप साइंस होनी चाहिए 10 से 12 पेज की, इकोनॉमिक्स। टोटल लेके पूरा सिलेबस आपका 50 पन्नों में समराइज होना चाहिए, ठीक है, 50 पन्नों में आपका समराइज होना चाहिए। अब कैसे होगा ये मैं आपको कभी बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। आप देखो पढ़ने का तरीका क्या था। सपोज करो आपने बक्सर का युद्ध पढ़ लिया, ठीक है, हिस्ट्री की बात करो तो अगर बक्सर का युद्ध पढ़ लिया या 1957 का आपने वॉर पढ़ लिया, ठीक है, ये अगर आपने पढ़ लिया, विद्रोह पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको क्या करोगे, आपने बस यहाँ पे हेडिंग डाल दी क्या, बक्सर का युद्ध, आपने सीधे लिखा बक्सर का युद्ध। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर डेट लिख दोगे। बस डेट लिखने के बाद बस आप जब भी जाओ तो आप क्या करोगे, बक्सर का युद्ध, आपको डेट पता होना किस डेट को हुआ था, किसके बीच हुआ था, आप ये पढ़ोगे। अब आपको रिकॉल करना खुद से, ऐसा नहीं कि आप पूरा डिटेल लिख दो, पूरा डिटेल नहीं लिखना, तब तो फिर 50 पेज में चला जाएगा। आपको बस एक हेडिंग लिखनी है बक्सर का युद्ध और कब हुआ था, बस इतना लिख लेना। जब आप पढ़ोगे दोबारा से तो आपको बस रिवीजन करना है कि अच्छा इसमें क्या क्या हुआ था, किसके बीच युद्ध हुआ था, क्लाइव आया था, क्या हुआ था, कौन कौन सी संधियाँ हुई थी, आपको सारा रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे आप रिकॉल करना चालू कर दोगे ना, जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको देखते ही तुरंत टिक मार दोगे, यार इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया जिन्होंने तैयारी एक बार कर रखी है उनके लिए नोट्स बनाना है। अब बात करते हैं इस पर, ठीक है, आप लोग को कैसे कैसे इसको स्टार्ट करना है। तो चलिए अभी इस पोर्शन पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो कहाँ से शुरुआत करें, मैंने बता दिया आपको कि शुरुआत आपको NCERT से ही करनी पड़ेगी। आपको अगर IAS बनना है, प्रॉपर IAS बनना है, IAS बनना है या आपको IPS बनना है, ठीक है, यही 2 अच्छी सर्विसेज हैं UPSC की, तो बाकी सारी अच्छी है, बट जिनका सबसे ज़्यादा लोग बनना चाहते हैं IAS या IPS बनना चाहते हैं, ठीक है। देखो आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी, NCERT का कोई तोड़ नहीं है, कोई उसका सेकंड ऑप्शन है ही नहीं कि आप सोचो कि सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सिर्फ किताब से पढ़ ले। किताब से पढ़ लोगे जाहिर मतलब बहुत अच्छे से पढ़ लोगे किताब से, बट मेरा ये मानना है कि जो डाउट्स आपके NCERT से क्लियर हो जाएंगे ना, वो डाउट्स आपके बुक से क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप बुक्स पढ़ोगे। मैं अगर आपको लक्ष्मीकांत की बुक दिखाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। अब देखो दोस्तों, ये लक्ष्मीकांत सर की बुक, ठीक है। अब आप इसमें जो कुछ भी पढ़ोगे ना, इतनी डिटेल्स में दे रखी, इतने ज़्यादा दे रखे हैं कि आप उब जाओगे बहुत ज़्यादा पढ़ने में, ठीक है। एक चैप्टर की बात करता हूँ, जैसे पहला ही चैप्टर बात करें हम, मैं आपको पहला ही चैप्टर दिखाता हूँ। अब देखो इसमें संविधान के निर्माण की बात कही गई है, संविधान कैसे कैसे बना और प्रोसेस क्या हुआ, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब इन्होंने इतना बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में लिख रखा है, इन्होंने करीब 10-15 पेज इसी में दे रखा है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। अब मेरे हिसाब से जो IAS की तैयारी कर रहा है उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, बस इतना। और जितने रेगुलेटिंग एक्ट आए थे वो आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है और पॉलिटी में पढ़ना है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं काम की, आपको NCERT पढ़नी है क्लास 6 से लेकर 12 तक की। अब कौन कौन सी NCERT पढ़नी, सबसे पहली बात ये आती है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी NCERT पढ़नी है,
ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद बुक्स की बात आती है। जब आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, ये सबको फॉलो करना है, चाहे आप 1-2 साल की तैयारी कर चुके, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप सबसे पहले जाइए एनसीईआरटी खत्म करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है समझ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, अगर आप 1-2 साल की तैयारी कर चुके हो, अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है या आपको कुछ समझ में नहीं आता, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। बाकी ये सारे लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है जिन्होंने तैयारी नहीं की है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी खत्म करोगे, और मैं एनसीईआरटी के भी क्लासेस भी चालू करूंगा, तो अगर आप पढ़ना भी नहीं चाह रहे हो तो मैं वीडियो देख लीजिए आराम से, उससे भी कवर हो जाएगा आपका। 1 नवंबर से हम लोग एनसीईआरटी चालू कर रहे हैं वैसे। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है, अगर आप वीडियो इसको 2 साल बाद 3 साल बाद भी देख रहे हो तब भी इतना ही रिलेवेंट रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं बुक्स की। बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है, मैंने ये भी पीडीएफ दे रखी है बहुत लोग को, अगर नहीं दी है तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा अभी। ठीक है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना, मैं इमेज के साथ है। ठीक है, नाम उसका इमेज प्लस नेम दोनों है बुक का। तो अभी इस टाइम के हिसाब से जो लेटेस्ट है मैं उसकी इमेज डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर वो अपडेट होता है तो कल को हो सकता है आपको, रश्मिकांत सर की बुक की बात करें तो 5th संस्करण है, हो सकता है कल को 6th संस्करण आ जाए तो आपको मार्केट से परचेस कर लेना है। ठीक है, तो ये होगी बुक्स की बात। और मैगजीन की बात करें तो देखो करंट के लिए अब तो ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज हो गए, यूट्यूब पे हो गया, मैं दैनिक जागरण क्लासेस में खुद डिस्कस कराता हूँ। तो आप मैगजीन के लिए करंट के या तो यूट्यूब वीडियो देख लीजिए या तो कोई एक मैगजीन ले लीजिए। मैगजीन कौन सी लिए अब ये बात आती है। मैगजीन देखो 2 ही मैं प्रेफर करूँगा अभी, जो अभी ठीक है, मतलब बाकी अभी थोड़ा और बहुत सारे हैं मार्केट में, बट मैं आपसे कहूँगा या तो आप विजन आईएएस के लिए लीजिए, ठीक है, या तो दृष्टि पब्लिकेशन के लीजिए, दृष्टि आईएएस। इन दोनों पब्लिकेशन के अलावा कोई आप मैगजीन नहीं लीजिए तो मैं ज़्यादा बेटर रहेगा। योजना कुरुक्षेत्र लोग कहते हैं, बट मेरे हिसाब से योजना कुरुक्षेत्र उतना रिलेवेंट, मतलब रिलेवेंट इन द सेंस बहुत सारी चीज़ें नहीं है उसमें। ठीक है, वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है योजना कुरुक्षेत्र, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा इसमें आप पहले ये पढ़िए, आप इसकी आदत डालिए। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, मतलब सॉरी मैगजीन कैसे पढ़ना है, आपको डेली 3 से 4 पेज पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप डेली आदत डालिए कि मैं 3 से 4 पेज पढ़ूंगा डेली, बस इतना ही। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। आप देखो रिवीजन के लिए, सॉरी अब नोट्स कैसे बनाएं। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहली बार पढ़ते हैं और पहली बार पढ़ते ही क्या करते हैं, नोट्स बनाना चालू कर देते हैं, जो सबसे ख़राब तरीका है। आप पहली बार में नोट्स बना रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप आधी अधूरी चीज़ें लिख रहे हो। आप कहोगे सर कैसे मैं कह रहा हूँ, देखो मैं मिटा के आपको बता रहा हूँ। जब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो आपने कभी ऐसा भी होगा, देखो आप रिवीजन करते टाइम कुछ चीज़ें नहीं सीख जाते हो, या कोई काम प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जितनी बार प्रैक्टिस करते जाते हो हर बार कुछ ना कुछ आपको क्या होता है, नया मिलता है। तो देखो जब पहली बार आप नोट्स बनाते हो ना, तो पहली बार नोट्स बनाने में क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें छोड़ देते हो, तो आप क्या करते हो उसी टाइम नोट्स बनाते रहो। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले वाला एक बार आप किसी भी सब्जेक्ट को एक बार क्या देना है आपको बस रिवीजन देना है। रिवीजन इन द गो थ्रू होना है एक बार। ठीक है, आपको एक बार पढ़ना है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको बस एक बार क्या करना है, पढ़ना है। पहली बार पढ़ना है, ठीक है, दूसरी बार रिवीजन करना है, सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। अभी नोट्स नहीं बनाना आपको जहाँ से जैसे पढ़ा था, आपने हाईलाइट किया था चाहे कैसे भी किया था, आपको वही पढ़ना पहली बार में। दूसरी बार उसी चीज़ को आपको फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है। तीसरी बार में आपको नोट्स बनाने हैं, तीसरी बार में आपको नोट्स बनाने हैं, और थर्ड टाइम में फिर रिवीजन करना है। किससे, इससे रिवीजन करना है आपको। ये सही तरीका है बनाने का। आपने पहली बार पढ़ा, ठीक है, उसका दूसरी बार पढ़ा, फिर आपने उसके बाद नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद क्या किया आपने, रिवीजन किया। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों पढ़ने का मेरे हिसाब से, जो होना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि देखो आप जब दूसरी बार नोट्स बनाओगे ना, तो होगा क्या, जब जो चीज़ आप पहली बार छोड़ दिए, आप क्या करोगे, दूसरी बार जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप नोट्स बना लोगे। नोट्स बनाने के बाद बार बार रिवीजन करोगे, आप बार बार रिवीजन करो, रिवीजन करो। जब एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम रिवीजन कर लोगे आपको ना, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी जो इस नोट्स में लिख रखा है आपने। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, जैसे अब होता क्या है, नॉर्मल साइंटिफिक तरीका मैं बता रहा हूँ। आप पहले दिन पढ़ा, पहले दिन के बाद आपको तीसरे दिन पढ़ना है, तीसरे दिन के बाद आपको 7वें दिन पढ़ना है जो टॉपिक आपने पढ़ा है। उसके बाद आपको 28 दिन के अंदर एक बार जरूर पढ़ना है। तो ये चीज़ एक प्रोसेस होता है जिसको आपको ज़्यादातर टाइम तक याद रहेगा। सपोज करो आपने आज टॉपिक को पढ़ लिया, तो आपको तीसरे दिन देखना है कि मेरे को इसमें से कितना याद रहेगा, आपको फिर से यहाँ पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, फिर 7वें दिन आपको एक बार इस टॉपिक को फिर से देखना। फिर अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको उस पढ़ने के लिए, हार्डली 2 से 3 मिनट, इसमें भी हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे। एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जो आपने इसको अगर 1 घंटे पढ़ा होगा तो आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको रिकॉल करने में। अब वही मैं कह रहा हूँ, जब आपने 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद क्या करो, आप यहाँ पे नोट्स बनाओ। जब आपने यहाँ पे नोट्स बना लिया, फिर इसी नोट्स से आप रिवीजन करो। रिवीजन इतनी बार करो कि नोट्स पूरा आपको याद हो जाएगा। अब रिवीजन कितनी बार करना है यहाँ पे ये भी बता दूँ मैं, आपको एटलीस्ट 2 बार तो रिवीजन करना ही पड़ेगा।
क्यों रिवीजन? देखो सारे लोग बोलते हैं एटलीस्ट 3 बार रिवीजन होना चाहिए। पहली बार पढ़ा आपने, दूसरी बार पहली बार यहाँ पे आपका रिवीजन हुआ, दूसरी बार 2 बार यहाँ रिवीजन किया, तो आपको टोटल रिवीजन कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। 3 बार के बाद मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें इसमें याद हो जाएंगी और कुछ आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया नोट्स कैसे बनाए, ये भी हो गया। रिवीजन की स्ट्रेटजी भी बता दे रहा हूँ, रिवीजन इसी में आ जाएगा आपका। ठीक है, पहली बार आपको पढ़ना है, दूसरी बार आपको रिवीजन करना है, तीसरी बार आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, तीसरी बार मतलब नोट्स बना के फिर रिवीजन करना है, फिर इसी नोट्स से आपको क्या करना है, इसी नोट्स से आपको फिर रिवीजन करना है। अब मैंने बता दिया, देखो पहली बार आपको बस क्या करना है, पढ़ना है, आपको बस रीड करना है। ठीक है, दूसरी बार आपको क्या करना है, फिर रीड करना है, उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, उस नोट्स से रिवीजन करना है, फिर उसी नोट्स से फिर रिवीजन करना है। ठीक है, इतना प्रोसेस आप करोगे तो आपको ये प्रोसेस के बाद क्या होगा, ये याद हो जाएगा। अब देखो हमने क्या कर लिया, ये तो शुरुआत कहाँ से करें, 6 से 12 तक के एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करें, जब 6 से 12 तक की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तो आप ये नोट्स के लिए ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। इसके लिए एनसीईआरटी के लिए भी आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, और जो बुक्स या मैगजीन से करना चाहते हो वो भी प्रोसेस आप इसको फॉलो कर सकते हो। दोनों मतलब बुक्स के लिए भी ये प्रोसेस फॉलो होगा, एनसीईआरटी के लिए भी प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए मैंने बता दिया आपको, नोट्स कैसे बनाना है। रिवीजन कैसे होगा मैंने बता दिया, रिवीजन भी कैसे करना है आपको। पहली बार आपको पढ़ना है, दूसरी बार आपको पढ़ना है, तीसरी बार आके आपको नोट्स बना के फिर पढ़ना है, उसके बाद उसी नोट्स से फिर रिवीजन करना है। ठीक है, यहाँ तक होगी सारी चीज़ें। अब जाते जाते मैं आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ कि आप क्या क्या आपको नहीं करना, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जिनका हमें रिलेवेंट नहीं होता। ठीक है, ये तो होगी पढ़ने के बाद। पढ़ने से पहले सबसे पहले काम क्या करना है आपको, मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो पढ़ने से पहले सबसे बड़ा पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम दोस्तों आपको ये करना है कि क्वेश्चन देखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा और आपको पता चलेगा इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि आपको पढ़ना क्या है। तो पढ़ने से पहले सबसे पहला काम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जो भी टॉपिक वो पढ़ रहे हो, आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जो आप कहोगे सर मुझे टॉपिक वाइज दे दो, टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन दे दो, तो आपको दे देंगे। किसी भी दुकान पे जाके कहोगे मैं टॉपिक वाइज जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की कर रहे हो, चाहे आईएएस की कर रहे हो, ठीक है, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जाके आप कहो मुझे टॉपिक वाइज चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक वाइज दे देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज करो मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो आप, मैं बात करता हूँ मॉडर्न इंडिया की। अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो तो सब जहाँ से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करो, सबसे पहले मॉडर्न इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, पिछले 2 या 3 साल के देखो, ज़्यादा नहीं देखो, 3 साल के देख लो, फिर मॉडर्न इंडिया पढ़ो। तो जहाँ पे वो क्वेश्चन आएगा ना उस टॉपिक से रिलेटेड, आपका दिमाग बहुत ही मतलब चौकस हो जाएगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो पूछा गया था। ठीक है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप क्वेश्चन ये पढ़ लिया करो, उसके बाद फिर बुक्स पढ़ा करो। और एक चीज़ और है, पढ़ते टाइम एक चीज़ ध्यान में लिया करो कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं सोचते कि किससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। अगर आप रिवोल्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है ना, 1857 का 1857 की क्रांति अगर पढ़ रहे हो आप, अगर पढ़ने के बाद आपको लास्ट में ये नहीं सोचेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, मेरे को याद कितना है रिकॉल करके, तो समझ लो आप थोड़ी सी प्रिपरेशन में आप चूक हैं। एक होता है देखो स्टडी, एक पढ़ना होता है, ठीक है, एक स्टडी होता है कि स्मार्ट स्टडी होता है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी होता है, ये एक स्मार्ट स्टडी होता है। देखो सारे लोग स्टडी करते हैं, स्मार्ट स्टडी वही करता है जिसका मतलब जिसका सिलेक्शन होता है वो स्मार्ट स्टडी कैसे टाइम पे कर सकते हो। देखो हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं होता। आप देखो ना 1 लाख लोग सपोज कर एग्जाम दे रहे हैं और सीटें 1000 हैं। मैं एग्जाम ऐसे तो मैं मान लो ये कम से कम तो 5 लाख लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन 1000 का होना है, क्या आपको लगता है 5 लाख में से बस 1000 ही मेहनत करते हैं? मेहनत दोस्तों करीब 1 लाख करते हैं, इसमें 1 लाख करते हैं, ये मेहनत वाले हैं। लेकिन स्मार्ट स्टडी कितने करते हैं? इसमें से लगभग होंगे 15 से 20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार है जो स्मार्ट स्टडी करते हैं। तो देखो आप स्मार्ट स्टडी में भी आपका क्या है, कंपटीशन है। तो आपको स्टडी के साथ साथ क्या करना है, स्मार्ट बनना है। आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने बस इतना बताया कि आपको तैयारी कैसे करनी है। 12th पास किया तब भी, ग्रेजुएशन पास किया तब भी, फर्स्ट ईयर पास किया तब भी, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद बीटेक कर रहे हो या फिर वर्किंग हो या फिर आपने क्या किया 1-2 साल तैयारी कर रखे हो। मैंने ये प्रोसेस बताया कि आपको ये फॉलो करना है। आप एक बार करके देखो, फिर आप कहना कि आपको सही लग रहा है कि नहीं। और मैं आपसे कहूँगा देखो शुरू में करोगे तो आपको बड़ा तकलीफ होगा, तकलीफ बता रहा हूँ यार, लगेगा ये गलत कर रहा हूँ मैं, नहीं हो पाएगा। या 2 दिन करोगे तो लगेगा बहुत पढ़ लिया, 1 दिन आराम करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, एटलीस्ट 10 डेज करना दोस्त, एटलीस्ट आप क्या करना 10 डेज करके देखना। 11वें दिन अगर आपको लग जाए कि कुछ नहीं होगा तब छोड़ देना।
जब समझ लो आपके लिए चीज़ बनी नहीं है, आपके लिए कुछ और करना आपको। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको एटलीस्ट 10 डेज़ करना है ये, ठीक है। तो बस मेरी तरफ से इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था सर कहाँ से तैयारी करें, बुक्स कैसे पढ़े, एनसीईआरटी कैसे पढ़े, क्योंकि ये सारी मैंने तो बता दी अभी। अब मैं एक वीडियो इस पर बना दूंगा कि एनसीईआरटी कौन कौन सी बुक्स पढ़े, क्लास 6 की कौन सी बुक पढ़नी है, 7th की कौन सी पढ़नी है, 8th की कौन सी पढ़नी है, 9th की कौन सी पढ़नी है, 10th की कौन सी पढ़नी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगा होगा वीडियो दोस्तों। अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।